विधायक कल्पना सोरेन को मिली जिम्मेदारी। महिला बाल विकास समिति की सभापति बनी कल्पना। जल्द होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा का महाअधिवेशन। दिल्ली चुनाव को लेकर असमंजस में हेमंत सोरेन की विपरीत परिस्थिति में समर्थक दी थी आप पार्टी। केजरीवाल की पत्नी ने उठाई थी आवाज। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम लोगों ने सुना। कार्यक्रम का 118वां संस्करण पथरासू में विधायक के साथ तमाम कार्यकर्ता रहे मौजूद। सीएम नीतीश कुमार का प्रगति यात्रा के तहत 22 जनवरी को अररिया पहुंच रहे सीएम। ऐतिहासिक सुंदरनाथ धाम में सीएम करेंगे पूजा अर्चना। और कचरे के अहमदाबाद में बड़ा नाव हादसे में 3 लोगों की मौत, जिनकी नाव पर सवार थे दर्जनों लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र 24 फरवरी से आहूत होने जा रहा है। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने गांडे विधायक सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को महिला बाल विकास समिति का सभापति बनाया है। साथ ही झामुमो अपने महाअधिवेशन की तैयारी में जुट गया है। सूचना के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी सहगाच्य से झामुआ विधायक कल्पना सोरेन को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। आपको बताते चले कि कल्पना सोरेन विधानसभा चुनाव में महिलाओं का दिल जीतकर गठबंधन की सरकार को बड़ा तोहफा देने का काम किया, लेकिन जिसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने महाधिवेशन में कल्पना सोरेन को महिला अध्यक्ष बना सकती है। में कल्पना सोरेन को सरकार में उनको बाल विकास का अध्यक्ष भी बनाया गया है और कल्पना सोरेन उस क्षेत्र में अपना बाल विकास के क्षेत्र में एक अच्छा काम करेंगे और उनका उस बाल विकास योजनाओं को पूरे बहुत अच्छे ढंग से देख के काम कराएंगे। ये उनका ये है। और जेएमएम का जो अधिवेशन होगा उसमें जो उनको पार्टी का क्या बनाते हैं उसका इंटरनल मामला है, उनका भी स्वागत करते हैं। महिला अध्यक्ष की बात सामने आ रही है। महिला अध्यक्ष अगर जेएमएम बनाता है उनको तो अच्छी बात है कि महिलाओं के बीच में उनका काफी लोकप्रियता भी है और स्टार प्रचारक भी रही है, तो अच्छा एक संदेश जाएगा जेएमएम का। और वही दिल्ली विधानसभा का चुनाव 5 फरवरी को होना है। इससे पूर्व झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समर्थन के लिए एक तरफ कांग्रेस और दूसरी तरफ केजरीवाल की पार्टी समर्थन मांगी है। इस बीच मझधार में हेमंत सोरेन फंसे महसूस कर रहे हैं। आपको बताते चले कि एक तरफ जब हेमंत सोरेन जेल गए थे उस समय केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल उनके समर्थन पर आवाज उठाने के साथ कल्पना सोरेन को ढांढस देने का काम की थी। वहीं दूसरी तरफ झारखंड गठबंधन की सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने भी साथ साथ चलने का कदम बढ़ाने का काम किया है। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस ने कहा कि झारखंड में गठबंधन की सरकार है, इसलिए जाहिर सी बात है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस को ही समर्थन करेगी। कांग्रेस दिल्ली में बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है और दिल्ली में जो चुनाव लड़ रहा है उसमें कांग्रेस को काफी अच्छा बहुमत मिलेगा और सरकार भी बनेगी। लेकिन रही बात कि जेएमएम का, तो जेएमएम जो है हमारे इंडिया गठबंधन के साथ है, तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन को कांग्रेस को सपोर्ट वहां दिल्ली में करेगी, इसमें कहीं दो राय नहीं। केजरीवाल भी सपोर्ट मांग रहे हैं, समर्थन मांग रहे हैं, राहुल गांधी जी भी, तो किन्हें समर्थन करेंगे? देखिए, ये तो नैतिकता है कि जो जिसके गठबंधन में है सरकार चल रही है। यहाँ कांग्रेस और जेएमएम के गठबंधन में मजबूती से सरकार चल रही है और इंडिया गठबंधन का एक पार्ट है जेएमएम, इसलिए कांग्रेस को वहां समर्थन देगी। कांग्रेस को तो इंडिया गठबंधन की पार्टी तो आमजन केजरीवाल की पार्टी भी है। देखिए, केजरीवाल जो इंडिया गठबंधन का एक पार्ट था, आपने देखा होगा कि दिल्ली में हम लोग चुनाव लड़े तो इंडिया गठबंधन में साथ में लड़े, लेकिन पंजाब में जब लड़े तो अलग अलग लड़े और वहां केजरीवाल 3 पर सिमट गए, 4 पर सिमट गए और हम वहां 7 पर आए। तो कहने का मतलब है कि केजरीवाल किसी भी गठबंधन में रहने लायक संगठन नहीं है, इसलिए जो जेएमएम है हमारे इंडिया गठबंधन में साथ में है, वो कांग्रेस को वहां दिल्ली में सपोर्ट करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 118वां
जो है संस्करण को जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी ने अपने पतरातू स्थित आवास पर सुना। उनके साथ इस अवसर पर दर्जनों की संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता शामिल होकर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम मन की बात को बड़ी गंभीरतापूर्वक सुनते हुए उस पर अमल करने की बात कही। इस मौके पर विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रेरणादायक विचार नई दिशा और उत्साह प्रदान करती है। आगामी 22 जनवरी को प्रस्तावित प्रगति यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अररिया आ रहे हैं, जहां वे सबसे पहले नेपाल बॉर्डर स्थित ऐतिहासिक सुंदरनाथ धाम पहुंचेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। ऐसी मान्यता है कि भारत नेपाल सीमा स्थित सुंदरनाथ धाम मंदिर महाभारत कालीन है और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन पर एक तरफ जहां लोगों में खुशी है तो वहीं पर्यटन के दृष्टिकोण से भी सीएम के दौरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संभावना है कि सीएम मंदिर के विकास को लेकर बड़ी घोषणा कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है पहली बार कोई बिहार के मुख्यमंत्री सुंदरनाथ धाम आ रहे हैं और इसलिए लोगों में काफी उत्साह और उमंग है। यहाँ अगर सभा होती तो हम समझते हैं कि जो 50-100 हजार का भीड़ लग जाता, लेकिन सभा नहीं का कार्यक्रम सभा का नहीं है, सिर्फ पूजा करने आ रहे हैं। तो उसमें जो मुख्य लोग हैं उनको जो है आमंत्रित किए हैं ताकि मुख्यमंत्री का स्वागत में जो है कमी न रहे। और अभी रंग रोगन का कार्यक्रम, सफाई का, धुलाई का सब कार्यक्रम चल रहा है और लोगों में काफी उत्साह है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री हैं जो सुंदरनाथ धाम आ रहे हैं, इसके लिए हम सभी लोग भी बहुत उत्साहित हैं। साहिबगंज में चौकीदार नियुक्ति परीक्षा आयोजित की गई। आयोजित परीक्षा का आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से उपायुक्त हेमंत सती ने परीक्षा केंद्रों का दौरा कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस बीच आपको बताते चले कि उन्होंने विभिन्न परीक्षा केंद्रों में जाकर परीक्षा हॉल, सुरक्षा व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था और पर्यवेक्षकों की उपस्थिति की जांच की। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। बताते चले कि परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और अन्य प्रतिबंधित सामग्री ले जाने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई थी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। अरे खेत हमारी मिट्टी हमारे सपनों का आधार है, लेकिन जब ये खेत अफीम की खेती में बदलते हैं तो इसका असर हमारे समाज, हमारे स्वास्थ्य और मिट्टी की उर्वरता पर पड़ता है। अफीम की खेती गैर कानूनी है। इसे रोककर हम अपनी मिट्टी को नई फसल और नए अवसरों से भर सकते हैं। सरकार आपकी मदद के लिए तैयार है। वैकल्पिक फसलें अपनाएं और अपनी आय बढ़ाएं। अपने परिवार का भविष्य बेहतर बनाएं। एनडीपीएस एवं पीआईटी एनटीपीएस अधिनियम के तहत अफीम की खेती, परिवहन एवं दुरुपयोग में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ बड़ी कानूनी कार्रवाई, कारावास एवं सजा का प्रावधान है। झारखंड पुलिस आपसे अपील करती है, अफीम की खेती को ना कहें। नशे के खतरों से हमारे भविष्य को बचाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जमशेदपुर स्थित सोनारी दोहोगानी में केसरवानी वैश्य सभा का मिलन समारोह जो है सह जनभोज का आयोजन किया गया, जहां पर आयोजित कार्यक्रम में समाज के कई मुख्य लोग भी मौजूद रहे। वहीं कार्यालय के दौरान जो है कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि समाज को एक सूत्र में बांधे रखना है। हमारे एकजुट रहने से समाज को मजबूती मिलेगी और हमारा समाज आगे बढ़ेगा। जमशेदपुर का वार्षिक वनभोज सह मिलन समारोह सोनारी दुमोहानी में कृषि मैदान में बड़े ही उल्लासपूर्ण वातावरण में संपन्न हो रहा है। आज जमशेदपुर के सरवानी बहस सभा के कोने कोने से हमारे स्वजातीय भाई बंधु पहुंचे हुए हैं। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी उपस्थित हैं। पूरे कोल्हान क्षेत्र में केसरवानियों की काफी तादाद है और सभी लोग अपने अपने व्यवसाय में व्यस्त हैं और हम लोग समाज के विकास के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। जमशेदपुर में केसरवानी का धर्मशाला नहीं है, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं।
पूर्णिमा महतो को हम लोग ज्ञापन देने वाले हैं इस संबंध में, और निकट भविष्य में हम लोग का प्रयास है कि जमशेदपुर में एक केतरवानी का भवन बन जाए। आज जो वनभोज समारोह संपन्न हुआ उसमें महिलाएं। वही बढ़ती ठंड के बीच जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से हजारीबाग यूथ विंग द्वारा चलाया जा रहा शीतकालीन राहत अभियान अपने नए मुकाम पर पहुंच चुका है। आपको बता दें कि दिसंबर के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ हुए इस अभियान के तहत अब तक 1200 से अधिक कंबलों का वितरण किया जा चुका है। वहीं संस्था ने रविवार को मंडई खुर्द मुक्तिधाम के समीप जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरित कर उनकी मदद की। इनके द्वारा इस ठंड के मौसम में लगभग 2000 कंबल वितरण किया गया है। आज शुक्रवार के रविवार के दिन, जैसा हम हर रविवार कंबल बांट रहे हैं, आज रविवार के दिन मंडई में रखा गया है। मंडई में जो है कंबल वितरण किया जाएगा, जितने लोग आएंगे उनको कंबल दिया जाएगा। क्या परिचय हुआ? अभिषेक पांडे, कार्यकारी। और लायंस क्लब लखीसराय ने सामाजिक सेवा के तहत कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किऊल स्टेशन के समीप झुग्गी झोपड़ियों में किया गया। और ये कार्यक्रम ठंड के मौसम में जरूरतमंदों को राहत प्रदान करने के लिए उद्देश्य से किया गया। और कंबल वितरण के दौरान स्थानीय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के इंस्पेक्टर अरविंद कुमार सिंह भी मौजूद रहे। इस मौके पर लायंस क्लब के अध्यक्ष संजीव स्नेही ने कहा कि लायंस क्लब लखीसराय हमेशा से सामाजिक कल्याण के लिए समर्पित रहा है। वह इस कार्यक्रम से क्लब के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। जरूरतमंद लोगों के लिए हमेशा से अग्रणी रूप से वो काम करते आया है। इसी क्रम में अभी हम लोगों ने लगातार हम लोग कंबल वितरण का कार्यक्रम बढ़ती ठंड को देखते हुए कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने अभी आरपीएफ इंस्पेक्टर श्री अरविंद कुमार सिंह जी के सहयोग से हम लोगों ने वैसे जगहों पर चिन्हित किया जहां तक कि प्रशासन या और भी जो लोग कंबल वितरण का कार्य कर रहे हैं वहां तक नहीं पहुंच पाए। उसके लिए हम लोग लायंस क्लब के द्वारा वहां पे हम लोगों के द्वारा सारे वैसे लोग जो वास्तविक में जरूरतमंद हैं और जिन तक जो सुविधाएं हैं उनको अभी तक नहीं मिल पाई है, उनको हम लोगों ने जाकर के वहां पे हम लोगों ने कंबल वितरण का कार्यक्रम किया, जिससे काफी उन लोगों में संतोष की भावना देखने को मिली और वो लोग काफी संतुष्ट हुए। वो वास्तविक में वैसे नीडी व्यक्ति हैं जिनको की वास्तविकता में। औरंगाबाद के रफीगंज प्रखंड अंतर्गत बौली गांव में जीविका समूह का 24,80,735 रुपए गबन का मामला सामने आया है, जिसमें ब्रजेश प्रसाद की पत्नी सीमा देवी और अकौनी गांव निवासी सुरेंद्र ठाकुर की पत्नी सुनीता देवी के ऊपर गबन का आरोप लगा है। आरोप है कि सीमा देवी और सुनीता देवी दर्जनों महिलाओं ने जीविका के समूह के रुपए बैंक में जमा न करके अपने ही पास रख लिए। इस मामले में जीविकाओं ने रफीगंज थाने में आवेदन देकर न्याय की मांग की है। कितना पैसा? पैसा करीब 24,80,735 रुपया का हुआ है अभी तक। आपका उसमें कितना पैसा है? मेरे समूह से 5,81,000 है। किस लिए आप पैसा रखे थे? लोन हम लोग लिए थे। अच्छा। लोन लेने के बाद हम लोग रिटर्न किए थे। रिटर्न किए तो अपना वो पास में रख ली, अपना घर खर्च कर ली। आप लोग को कैसे जानकारी मिले कि ये पैसा जमा नहीं हुआ लोन वाला? खाता पीएनपीए होने लगा, सब महिला पैसा मांगने लगी, तो पैसा मांगने के दौरान हल्ला हो जाता हुआ। फिर बीपीआईयू में इसका इन्फॉर्मेशन आया। सीमा देवी क्या कह के ठगी? बोले कि डाल देने बैंक में, ना डाला नहीं है, अपना जमा रख लिए। क्या बोले थे कि डबल पैसा कर देंगे? हाँ, बोले कि नहीं सब हम डाल देंगे बैंक में, नहीं डाले हैं, लेकर पैसा अपना घर रख लिए हैं। उबलगांव के रहने वाले हैं, हम लोग के पैसा गबन हुआ है। कौन लेकर चला गया? सीएम सीमा देवी। क्या कही थी? बोली थी कि मीटिंग कराती थी, कार्यकर्ता था वही 10 समूह के, लेखांतर करती थी और लेखांतर करते समय सब दीदी लोग पैसा जमा करने के लिए बैंक दी और बैंक न जमा करके वो पैसा घर खर्चा कर दी और उल्टा फार्म नकली भर करके बिना बैंक में जमा करते हुए सब कटकटी देती थी। दीदी लोग पूर्वक थी कि बिना जांच पड़ताल कैले सब अपना बक्सा में रख लेती थी। टोटल कितना पैसा लेकर गई है? टोटल पैसा जब सब प्रत्येक दीदी से अथी हुआ, जांच कमेटी से जांच किया गया तो आज 24 लाख। एक छोटे से ब्रेक के लिए रोकेंगे, जल्द लौटते हैं।
हमारे खेत, हमारी मिट्टी, हमारे सपनों का आधार है, लेकिन जब ये खेत अफीम की खेती में बदलते हैं तो इसका असर हमारे समाज, हमारे स्वास्थ्य और मिट्टी की उर्वरता पर पड़ता है। अफीम की खेती गैर कानूनी है। इसे रोककर हम अपनी मिट्टी को नई फसल और नए अवसरों से भर सकते हैं। सरकार आपकी मदद के लिए तैयार है। वैकल्पिक फसलें अपनाएं और अपनी आय बढ़ाएं, अपने परिवार का भविष्य बेहतर बनाएं। एनडीपीएस एवं पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत अफीम की खेती, परिवहन एवं दुरुपयोग में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ बड़ी कानूनी कार्रवाई, कारावास एवं सजा का प्रावधान है। झारखंड पुलिस आपसे अपील करती है, अफीम की खेती को ना करें। नशे के खतरों से हमारे भविष्य को बचाएं। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो आपको बता दें कि बजट सत्र जो है, बजट पेश होने से पहले विधायक सरयू ने राज्य सरकार को नसीहत दी है। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने बजट से पहले राज्य सरकार को नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि मैया सम्मान योजना के लिए सरकार को आंतरिक संसाधन मजबूत करना होगा, क्योंकि सरकार के पास उतना संसाधन नहीं है और किसी योजना को चला सके। राज्य सरकार को चाहिए कि वो केंद्र सरकार से संबंध बनाकर आंतरिक संसाधन को मजबूत करे, जिससे कि राज्य सरकार की योजना सफल हो सके। साथ ही उन्होंने वित्त मंत्री को भी नसीहत दी है। सरकार जनता के हित में कोई भी योजना लागू करने के लिए सक्षम है, मगर जो भी योजना सरकार लागू कर रही है उसके लिए सरकार के पास आंतरिक संसाधन होना चाहिए, क्योंकि योजनाएं ऐसी नहीं है जिनको बैंक जिनके लिए लोन दे देगा या भारत सरकार जिनके लिए सहायता देती है। तो बजट जब आ रहा है तो सरकार को ध्यान में रखना होगा कि हम अपना आंतरिक संसाधन कैसे बढ़ाएं। नहीं बढ़ाएंगे तो कई विभागों की जो विकास योजनाएं वो मार खाएंगी। और मैं इसका विरोधी नहीं हूं कि मैया योजना की तरह की योजनाओं के माध्यम से सरकार सीधे पैसा जनता के जेब में भेज सकती है सरकार, मगर हम पैर उतना ही पसारेंगे जितनी लंबी हमारी चादर। और वहीं बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा कर ताबड़तोड़ सरकारी योजनाओं की बौछार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कार्यकर्ता दर्शक संवाद यात्रा कर सरकार को घेरने में जुटे हैं। इस बीच तीसरी एंट्री ओम प्रकाश राजभर की हो गई है, जिससे सियासी तापमान और बढ़ गया है। एनडीए को समर्थन देकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल ओम प्रकाश राजभर ने बिहार विधानसभा की 25 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर नया पेच फंसा दिया है। हमारा उद्देश्य आज जो महिला जागरूकता महारैली, हम जो 33% रिजर्वेशन महिलाओं को लागू हुआ है, आने वाले दिनों में इनको 50% रिजर्वेशन नौकरियों में मिलने जा रहा है और ये बड़े पैमाने पर शिक्षा से दूर है। अब नई पीढ़ी शिक्षा में आ रही है, तो हम इनको प्रेरित करते हैं कि अपने बेटा बेटी को पढ़ाओ। जिस तरह मोबाइल हर महीने 250-300 रुपये आप रिचार्ज कराते हो और अगर 4 घंटे रिचार्ज खत्म हो जाए तो व्याकुल हो जाते हो, उसी तरह शिक्षा के लिए भी व्याकुल हो और मोबाइल की तरह बच्चे के ऊपर भी जितना रिचार्ज पे खर्चा करते हो उतना बच्चे के ऊपर शिक्षा पे खर्चा करो, ताकि दोनों बेटा बेटी को पढ़ाओ। जब वो पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। देखिए, हम लोग 25 सीट चिन्हित किए हुए हैं, कार्यक्रम तो सब जगह चला रहे हैं। उस 25 पर हम बूथ स्तर पर संगठन अपना तैयार कर लिए हैं और 25 सीट लड़ने की मन बनाए हुए हैं। अब समझौते में। और अगली खबर बोकारो से है, जहां पर बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जेएमएम ने सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय कमेटी के निर्देश पर बोकारो जिला में नया मोड़ स्थित बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। इस मौके पर रतनलाल मांझी और संयोजक प्रमुख के साथ जेएमएम जिला कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। इस संबंध में संयोजक प्रमुख रतनलाल मांझी ने कहा कि बोकारो जिला में 45 दिनों के अंदर 50,000 सदस्य बनने का लक्ष्य रखा गया है। बोकारो जिला में
ये जो बोकारो शहर में जो आज बिरसा भगवान के प्रांगण में उसके समक्ष आज जो 2025 का जो हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो सदस्य अभियान जो हम लोग यहाँ से शुरुआत करने जा रहे हैं, और यहाँ ही नहीं हम लोग पूरे बोकारो जिला में, जिला से लेकर के प्रखंड, प्रखंड से लेकर के पंचायत, प्रत्येक वार्ड में, नगर महानगर सबको माने हर क्षेत्र में एक एक गांव, प्रत्येक घर घर में, प्रत्येक घर से 2 व्यक्ति को हम लोग सदैव युद्ध स्तर पे हम लोग को चलाना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही हैं, सभी को लेते हुए, विश्वास प्राप्त करते हुए एक साथ युद्ध स्तर पे हम लोग इस अभियान को हर घर में पहुंचाने का काम करेंगे और समय सीमा के साथ लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य मिनिमम अधिक से अधिक जो है ना हम लोग 50,000 का लक्ष्य है पूरे बोकारो जिला में, और जो 45 दिनों का जो ये समय सीमा हम लोग को दिया गया है उससे पहले हम लोग सदस्यता जो है ना ये करके हम लोग केंद्र को सौंपने का काम करेंगे। और वही पतरातू प्रखंड के पालू पंचायत में लंबे इंतजार के बाद बनी पीसीसी सड़क की बदहाली देखकर स्थानीय ग्रामीणों के सब्र का बांध टूटता हुआ नजर आ रहा है। सड़क के खस्ताहाल को देखकर ग्रामीण काफी आक्रोशित है। उन्होंने विभाग से गुहार लगाते हुए कहा कि सड़क की बदहाली को वरीय अधिकारी स्वयं आकर देखें। इस पर इस दौरान यथाशीघ्र उचित कार्रवाई करते हुए सड़क का पुनः निर्माण करवाएं। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पतरातू प्रखंड के पालू पंचायत में लंबे इंतजार के बाद बनी पीसीसी सड़क की बदहाली देखकर स्थानीय ग्रामीणों के सब्र का जो बांध है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। रोड के लिए करीब 12 साल से तकलीफ किए, दौड़ धूप किए विधायक संसद, लेकिन ऐसा घाटिया रोड बना है, देखने में तो लगा कि बहुत मजबूत है, लेकिन अभी देखिए पूरा उड़ रहा है, पूरा छर्री जैसा निकल जा रहा है। इससे हम लोग ग्रामीण संतुष्ट नहीं है। हम लोग इसका विरोध हम लोग करते हैं। क्लासिक कंपनी जो अभी सड़क हम लोग को जो बनाया है वो सड़क बहुत ही जर्जर बना दिया है। इसमें सीमेंट का मात्रा एकदम भी नहीं है, केवल इसमें डस्ट डाला गया है। तब तो 8 दिन हुआ है मात्र सड़क बना हुआ और इतना डस्ट अभी उड़ रहा है, पूरा डस्ट ऊपर नजर आ रहा है। ये ऐसे में तो ये हम लोग कैसे चल पाएंगे? ये तो 8 दिन में खत्म हो गया ये सड़क। हम लोग संतुष्टि इसमें नहीं है। हम लोग आग्रह करेंगे क्लासिक कंपनी से कि आ करके फिर नया। और कटिहार के अहमदाबाद में बड़ा नाव हादसा हुआ है जहां नाव के पलट जाने से 3 लोगों की मौत हो गई है जबकि कई लोग लापता हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार डेंगी नाव पर दर्जनों लोग सवार थे और सभी लोग अहमदाबाद के गोला घाट से सकरी जा रहे थे। इसी क्रम में नाव अनियंत्रित होकर गोला घाट के पास पलट गई जिसमें 3 लोग 60 वर्षीय पवन कुमार, 70 वर्षीय सुधीर मंडल और 1 साल की मासूम की मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और लापता हो गई खोजबीन की जा रही है। मोकामा थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव में 2 पक्षों के बीच हुई अंधाधुंध फायरिंग से पूरा इलाका सहम उठा है। इस घटना के बाद पुलिस ने सघन छापेमारी अभियान तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि गांव में शनिवार की देर रात 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते जमकर गोलीबारी होने लगी। लगभग 20 राउंड फायरिंग की गई और वहीं इसकी सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस देखते ही देखते अपराधी फायरिंग करते हुए जो है वो दियारा की ओर फरार हो गए। रविवार को पुलिस दिन भर अपराधियों को पकड़ने के लिए परेशान दिखी। हजारीबाग के मार्कम कॉलेज रोड पर उपद्रवियों ने आतंक मचाते हुए 2 प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ की है और मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। इस घटना में 4 लोग घायल हो गए हैं जिनमें से 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जो है शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना में स्थानीय युवक रवि पांडे को आरोपी बनाया गया है। बताया जा रहा है कि रवि पांडे ने रंगदारी वसूलने के इरादे से दुकान की तोड़फोड़ और मारपीट किया है। वहीं दूसरी ओर इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। अंदर में काम कर रहे थे, उधर से बाहर से आया तो वही जगह पर जो है मालिक के ऊपर हाथ उठा दिया, डंटा रड़ ले लेता है ना। उसके बाद 2-4 रड़ दिया, उसके बाद जो है पहला यहाँ पे मारा, उसके बाद अंदर घुस गया। अंदर में जो है तोड़ ताड़ करके उसके बाद फिर मेरा मालिक जो था साइड हो गया, डरे है ना। बस उतना ही हम लोग जानते हैं, अरे कैसे आगे कुछ नहीं। अगर बीच में हम लोग भी आते तो हम लोग के भी चपट मारता। कितने लोग थे? मत एक ही आदमी था। क्या बोल रहा है? कुछ नहीं, कुछ बात विचार नहीं, गाली गुप्ता करते हुए मारपीट करते हुए शीशा सब फोड़ करके चलते रह गया। घायल वगैरह भी कोई नहीं, मालिक का मतलब लगा है चोट।
हॉस्पिटल गया। अचानक 4 फीट का नया एंगल लेकर के आके वही एंगल से सबको मारने लगा। हम लोग मेरा बेटा को उसका भी हाथ तोड़ दिया, मेरा भी उंगली जो सो तोड़ दिया, पूरा दुकान का शीशा, पूरा फ्रिज उरीज जितना भी है फोटो मशीन सब मार करके तोड़ दिया वो अचानक। और अगली खबर बोकारो से है, जहां पर एक युवती की शव मिलने से सनसनी फैल गई है। दरअसल आपको बता दें कि बाली नीलधारा क्षेत्र के रेलवे स्टेशन मुख्य सड़क पर स्थित केंद्रीय विद्यालय के बगल में एक खंडहर नुमा मकान से एक अज्ञात युवती का शव बरामद किया गया है। पुलिस की माने तो युवती की उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच है। आशंका जताई जा रही है कि युवती को दुपट्टा से गला घोंटकर मारा गया होगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। सूचना मिली थी एक महिला का शव, अज्ञात महिला का शव यहाँ पड़ा हुआ है, उसी में हम लोग आए हुए हैं। अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। विशेष अब आगे हम लोगों को जो अनुसंधान में आएगा फिर आपको हम बताएंगे। प्रथम दृष्टया देखने से क्या लग रहा है? ये महिला की डेड बॉडी है। अब इसमें अब हम लोग एफएसएल का वेट कर रहे हैं। एफएसएल आएगा तो फिर उसके पास हम लोग जाएंगे। हम लोग वहां तक अभी गए नहीं। औरंगाबाद की लता कहे जाने वाली 10 वर्षीय तानिया गुमवार इन दिनों संगीत प्रेमियों के लिए चर्चा का विषय बनी हुई हैं। दरअसल इसे देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा उसे एक ग्रेड कलाकार की सूची में शामिल किया गया है। तानिया अभी 6ठी की छात्रा हैं और वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ संगीत की शिक्षा भी ग्रहण कर रही हैं। बताते चले कि तानिया मोआर औरंगाबाद जिले के बारून प्रखंड के ग्राम मोआर खैरा निवासी सुनील औवार की 10 वर्षीय पुत्री हैं। पिता सुनील मोआर बारून केशव उच्च विद्यालय में संगीत के शिक्षक हैं। और वो हमारा जो खेलने का जो समय रहता है उसमें हम म्यूजिक के साथ खेल लेते हैं। टफ तो होती है पर मैनेज कर लेते हैं। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 6। किससे सीख रही हैं संगीत? अपने पापा से। पिताजी सिखाते हैं। क्या क्या आता है अभी आपको? अभी क्लासिकल और भोजपुरी। कहाँ कहाँ पर तक आपने दिया है परफॉर्मेंस अपना? विंध्याचल और बनारस, दिल्ली, सासाराम, देव महोत्सव। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।